इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, तो आज हम बात करने वाले हैं रूट मोबाइल के आईपीओ के बारे में। रूट मोबाइल का आईपीओ 9, 10 और 11 सितंबर इन 3 दिनों के लिए खुला रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 345 रुपीज टू 350 रुपीज। इस आईपीओ में रूट मोबाइल के एक लॉट में 40 शेयर रहेंगे, जिससे रूट मोबाइल के एक लॉट की प्राइस अराउंड 14,000 रुपीज के करीब आएगी। अगर आपको आईपीओ का प्राइस बैंड और लॉट साइज इनके बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने ये सारे बेसिक्स क्लियर किए हैं। 16 सितंबर को रूट मोबाइल के शेयर्स की अलॉटमेंट होगी और 21 सितंबर को यह आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा। रूट मोबाइल के इस इशू की साइज 600 करोड़ है, जिसमें से 240 करोड़ का आईपीओ है और 360 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल में कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स पब्लिक को बेचते हैं। यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर मिस्टर संदीप कुमार गुप्ता अपने 180 करोड़ के शेयर्स बेच रहे हैं और कंपनी के प्रमोटर मिस्टर राजदीप कुमार गुप्ता भी अपने 180 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच रहे हैं। तो इस तरह 360 करोड़ का ये ऑफर फॉर सेल है, जिससे ये 360 करोड़ सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे। और वही कंपनी का जो आईपीओ है वो 240 करोड़ का है, जिसमें कंपनी नए शेयर्स शेयर होल्डर्स को इश्यू करेगी और उन 240 करोड़ का उपयोग कंपनी कुछ और कंपनीज को खरीदने के लिए, साथ ही अपनी कुछ बोरोइंग्स रिपे करने के लिए और साथ ही मुंबई में ऑफिस स्पेस खरीदने के लिए यूज करेगी। अब बात करते हैं रूट मोबाइल और उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में। रूट मोबाइल को मिस्टर संदीप कुमार गुप्ता और मिस्टर राजदीप कुमार गुप्ता और उनकी फैमिली ने साल 2004 में शुरू किया। शुरुआत में इस कंपनी का नाम रूट एसएमएस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड था, जो बदलकर रूट मोबाइल कर दिया गया। फिलहाल कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी का 96% स्टेक है, लेकिन इस इशू के बाद कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी का 66.33% स्टेक रहेगा। रूट मोबाइल एक कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर है। इसके अलावा वो कुछ और भी बिजनेसेस करते हैं, जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। रूट मोबाइल एक B2B प्लेटफॉर्म है, यानी बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है। बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म में कंपनी दूसरे बिजनेसेस को अपनी सर्विसेज ऑफर करती है। तो यहाँ पर रूट मोबाइल बिजनेसेस को ओमनी चैनल कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ओमनी चैनल कम्युनिकेशन मतलब अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करना। तो रूट मोबाइल बिजनेसेस को SMS सर्विसेज, ईमेल सर्विसेज, वॉइस, व्हाट्सएप बिजनेस सर्विसेज और पुश नोटिफिकेशन इस तरह की कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। करीब 27,000 बिजनेसेस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। साथ ही कंपनी BPO दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जिसमें वो अपने क्लाइंट्स को कॉल सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू मेनली कम्युनिकेशन सर्विसेज बिजनेस से ही आता है। फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 956 करोड़ था, जिसमें से 927 करोड़ का रेवेन्यू कम्युनिकेशन सर्विसेज से आया था और 28 करोड़ का रेवेन्यू BPO दैट इज कॉल सेंटर सर्विसेज से आया था। तो हमने देखा कि कंपनी का रेवेन्यू मेनली कम्युनिकेशन सर्विसेज बिजनेस से आ रहा है, और उसमें भी हमने देखा कि कंपनी के कई सारे क्लाइंट्स हैं। उनमें से कंपनी के जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं, उनसे कंपनी को 63.65% का रेवेन्यू आ रहा है। तो यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर ये भी होता है कि इन टॉप 10 क्लाइंट्स में से कुछ क्लाइंट्स अगर चले जाते हैं तो उससे कंपनी का रेवेन्यू काफी हद तक कम हो सकता है। अब बात करते हैं कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है उसके बारे में, और साथ ही कंपनी की कंपटीशन के बारे में। फिलहाल डिजिटल कम्युनिकेशन की डिमांड बहुत ज्यादा है। कंपनीज अलग अलग चीजों के लिए डिजिटल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करती है। कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए मार्केटिंग, OTP, ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन, प्रोडक्ट अपडेट्स, इस तरह की कई सारी चीजों के लिए डिजिटल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। पिछले कुछ सालों से डिजिटल कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। नए नए कम्युनिकेशन चैनल्स आ रहे हैं और डिजिटल कम्युनिकेशन की डिमांड लगातार बढ़ रही है। रिसेंटली व्हाट्सएप ने भी व्हाट्सएप बिजनेस सर्विस शुरू की है। व्हाट्सएप अपनी यह सर्विस डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करता है, वो रूट मोबाइल की तरह जो अलग अलग कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए व्हाट्सएप बिजनेस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर कंपटीशन की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों से इस इंडस्ट्री में कंपटीशन काफी तेजी से बढ़ रही है, और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से उसका सीधा असर कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ा है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जिससे आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि इस इंडस्ट्री में कंपटीशन कितनी ज्यादा है और इस कंपटीशन का कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन पर कैसे असर हो रहा है। हमारी कंपनी Finnovations.com भी डिजिटल कम्युनिकेशन सर्विसेज का इस्तेमाल करती है, और इसीलिए जब हमने इस बारे में इंक्वायरी शुरू की तो एक कम्युनिकेशन सर्विस कंपनी ने एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए हमें 65 पैसा पर नोटिफिकेशन के चार्जेस बताए, और उसी टाइम एक दूसरी कंपनी ने हमें उसी सर्विस के लिए 30 पैसा पर नोटिफिकेशन के चार्जेस बताए। जब उस पहली कंपनी जिन्होंने हमें 65 पैसा पर नोटिफिकेशन के चार्जेस बताए थे, उन्होंने हमसे फिर से कांटेक्ट किया और पूछा कि आप हमारी सर्विस क्यों नहीं ले रहे हो, तो हमने उन्हें बताया कि ये पर्टिकुलर कंपनी उसी चीज के लिए 30 पैसा पर नोटिफिकेशन चार्ज कर रही है। तो उस पर उस कंपनी ने कहा कि हम भी आपको इसी रेट पर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तैयार है।
मतलब कंपटीशन की वजह से उस कंपनी को अपनी प्राइस आधे से भी ज्यादा कम करनी पड़ी। इस इंडस्ट्री में कई सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि कलेरा, ट्विलियो, कॉमबॉक्स, हैप्टिक एटसेट्रा। हैप्टिक लगातार अलग अलग तरीके की कम्युनिकेशन सर्विसेज और उससे रिलेटेड एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। और पिछले साल हैप्टिक को मिस्टर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अक्वायर कर लिया है। और अक्वायर करने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज हैप्टिक में काफी हेवीली इन्वेस्ट कर रही है। कस्टमर सर्विस और कम्युनिकेशन सर्विसेज लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, जिससे नए प्लेयर्स की वजह से रूट मोबाइल को काफी टफ कंपटीशन मिल रही है। तो एक नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर, जहां पर आपको ये पता चलेगा कि इस कंपटीशन की वजह से कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन पर कैसे असर हो रहा है। कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2016 में 367 करोड़ था, जो धीरे धीरे बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2020 तक 968 करोड़ हुआ है, यानी कंपाउंडेड सालाना 27.43% से बढ़ा है, जो कि एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग ग्रोथ रेट है। वही अगर आप कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी अलग फिगर्स देखने मिलेगी। फाइनेंशियल ईयर 2016 में कंपनी का प्रॉफिट 61 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 2017 में कम होकर 60 करोड़ हुआ, फाइनेंशियल ईयर 2018 में और कम होकर 47 करोड़ हुआ, फाइनेंशियल ईयर 2019 में 55 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2020 में 58 करोड़। यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो फाइनेंशियल ईयर 2016 से कम है। यानी पिछले 4-5 सालों में कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। सिर्फ रेवेन्यू बढ़ने से काम नहीं चलता है, कंपनी का प्रॉफिट भी एट द सेम टाइम बढ़ना चाहिए। अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो कंपनी का लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशन भी नहीं बढ़ेगा। तो प्रॉफिट ग्रोथ फिलहाल कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ऐसी कई सारी कंपनीज आपको मिलेगी जिनमें बहुत अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ रही है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ ना होने की वजह से उन कंपनीज में शेयर होल्डर्स को कुछ भी फायदा नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्पाइसजेट की बात करते हैं तो स्पाइसजेट का प्रॉफिट पिछले 10 साल में कंपाउंडेड सालाना 20% से बढ़ा है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में भी कोई बढ़त देखने नहीं मिली। तो ऐसी कई सारी कंपनीज आपको मिलेगी जिनका रेवेन्यू तो काफी तेजी से बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया और फिर शेयर होल्डर्स को उससे कुछ भी फायदा नहीं मिला। कंपनी जो मैसेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसे कंपनी को टेलीकॉम ऑपरेटर से खरीदना पड़ता है, तो परचेज ऑफ मैसेजिंग सर्विसेज कंपनी का सबसे बड़ा एक्सपेंस है। कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 79% पैसा कंपनी को मैसेजिंग सर्विसेज खरीदने के लिए लगता है। पहले ये एक्सपेंस रेवेन्यू के 67% था, लेकिन अब वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस बढ़ गए और रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया। और हाई कंपटीशन की वजह से कंपनी को प्राइस वॉर का सामना करना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन पर दिख रहा है। अगर कंपनी के डेट यानी कर्ज की बात करते हैं तो कंपनी के ऊपर बहुत ही निग्लिजिबल डेट है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी के ऊपर 4.5 करोड़ का डेट था और अभी 31 मार्च 2020 को कंपनी के ऊपर 3.7 करोड़ का कर्ज था, जो कि कंपनी के साइज के मुकाबले बहुत ही कम है। कंपनी को जितना भी टोटल प्रॉफिट हुआ था उसका 27% यानी 16 करोड़ का डिविडेंड कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दिया है। पिछले साल तक कंपनी के इस इश्यू से पहले कंपनी की 96% शेयर होल्डिंग कंपनी के प्रोमोटर्स के पास थी, यानी गुप्ता फैमिली के पास थी। अगर कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स की बात करते हैं, यानी कितना प्रॉफिट कंपनी में ही रीइन्वेस्ट कर रही है, इसे देखते हैं तो ये फिगर लगातार बढ़ रही है। कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स फाइनेंशियल ईयर 2016 में 50 करोड़ थी, जो कि पिछले 4 साल में लगातार बढ़कर अभी फाइनेंशियल ईयर 2020 में 210 करोड़ रही है। तो अगर लिक्विडिटी, डेट बर्डन और एक्स्ट्रा कैश की बात करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग है। और एक जो बहुत बड़ा कंसर्न कंपनी के लिए है वो है कंपनी की ग्रोथ, और कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ पिछले कुछ सालों में बहुत खराब रही है। अगर कंपनी के वैल्यूएशन की बात की जाए तो कंपनी की ग्रोथ रेट के मुकाबले कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा ही लग रहा है। तो इन सारे फैक्टर्स को आप जरूर ध्यान में रखें। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नॉलेज और अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी रूट मोबाइल के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में पता चले। आज के इस वीडियो को देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।